कोई ऐसी जाति तो है नहीं जहाँ अच्छे लोगों का अभाव है। नहीं, मैं विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, मैंने स्पष्ट कर दिया है। मैं बिल्कुल मेरी दिलचस्पी नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूँ। मेरा मुख्य काम है कि मैं अपने ये जो नई पार्टी बनी है और इतनी तेज़ी से तैयार हुआ है, इसके संगठन को और मजबूत करूँ। आमंत्रित करता हूँ कि आइए, आप जनसुराज में आइए, जहाँ आप पोस्टर लगाने और नारे लगाने के लिए नहीं आएंगे, आप नेतृत्व करने के लिए आएंगे। अपने अपनी जगह पे आप नेतृत्व करेंगे। बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की जनता एक नया विकल्प खोज रही है और जनसुराज कहीं ना कहीं उसी विकल्प का एक हिस्सा है। ऐसे तो मुख्य धारा में अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, लेकिन जनसुराज की हम बात करें तो सूत्रधार प्रशांत किशोर है। और इस बार आपको बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में पूर्व सांसद उदय सिंह और उर्फ पप्पू सिंह है हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, आप कांग्रेस देखा और आखिरकार जनसुराज, क्या दिखा आपको जनसुराज में? मैं मूलतः कांग्रेस में था और विशेष परिस्थिति में मुझे बीजेपी में जाना पड़ा। उसके बाद मैंने पिछले वर्ष 2024 में कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निर्णय करने के स्थिति में नहीं थी। जहाँ तक रह गई जनसुराज की बात, जनसुराज जो भी एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ था, उस अभियान के सोच में मेरा भी योगदान है कि बिहार में एक विकल्प के तौर पे एक अलग फॉर्मेशन आना चाहिए। तो बिहार के मुद्दों की बात करें, बिहारियों की बात करें, बिहार की जो बहुत बुरी स्थिति है उस पर बात करें, उसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। ऐसा लगता है, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, बिहार की जनता एक विकल्प तलाश रही है। हम उस विकल्प के तौर पे बिहार की जनता के सामने पेशकश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि बिहार की जनता हमारी बात पे यकीन करेगी। आपको लगता है, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति की हम बात करें तो यहाँ जातीय आधारित राजनीति होती है, एक वोट बैंक बना हुआ है। अगर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनका अलग वोट बैंक है, कहते हैं महिला वोट बैंक है। राजद की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, कहते हैं M-Y समीकरण है, मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी श्रवण में जिस तरीके से लोग वोट करते हैं, क्या जनसुराज का कोई वोट बैंक है, कोई आधार है? और क्या लगता है आपको कि बिहार की जनता इस बार जाति से उठ के राजनीति करेगी और वोट देगी? पहली बात तो आपने कहा कि बिहार की राजनीति जातिवाद में घिरी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मोटे तौर पे पूरे देश में यही सिलसिला है। आप दक्षिण चले जाएँ, मध्य चले जाएँ, हर जगह जातियों की बात होती है। और जाति में घिरा हुआ राजनीति वो अगर स्वच्छ तरीके से किया जाए तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ शुद्ध रूप से बिना योग्यता देखे, बिना ये देखे कि जो व्यक्ति को हम चुनकर विधानसभा में भेज रहे हैं उसकी क्या योगदान हो सकती है राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में, और सिर्फ लॉयल्टी ही उसकी एक पहचान रह जाए कि ये नीतीश जी का आदमी है, ये लालू जी का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है। इससे अगर ऊपर उठकर ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजा जाए जिनकी सोच में बिहार के लिए अच्छा करना हो, बदलाव करना हो, उनमें वो उपलब्धि हो कि वो कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल जातीय राजनीति भी एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि जैसा शाह जी भी कहते रहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ, हमारे लोग भी कहते रहते हैं कि कोई ऐसी जाति तो है नहीं जहाँ अच्छे लोगों का अभाव है। तो अगर जातियों के हिसाब से भी लोगों को प्रतिनिधित्व देने करने का अवसर मिलेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो प्रयास यही रहेगी कि जिस जाति को भी देना है उस जाति में जो सबसे योग्य उपयुक्त उम्मीदवार हो वो जनता के बीच में
आशा करेंगे कि जनता उससे सुधार करेगी। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तो तैयारी कर रहे हैं, आपके आने से पार्टी भी काफी मजबूत हुई है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, मैंने स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल मेरी दिलचस्पी नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूँ। मेरा मुख्य काम है कि मैं अपने ये जो नई पार्टी बनी है और इतनी तेज़ी से तैयार हुआ है, इसके संगठन को और मजबूत करूँ, ताकि जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ये एक विकल्प सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं है। चुनावी राजनीति तो राजनीति का एक बहुत छोटा हिस्सा है। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग इस दल से जुड़ें, क्योंकि या तो कोई ये मान ले कि बिहार में सिर्फ 243 ही अच्छे लोग हैं, ऐसा तो है नहीं, लाखों लोग अच्छे हैं। हम चाहेंगे कि जितने अच्छे लोग जन स्वराज से जुड़े हैं उतना अच्छा है। मैं खास करके आह्वान करूँगा भारतीय जनता पार्टी के जो गांव के स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे आह्वान करूँगा कि वो वहाँ जहाँ वो मेहनत कर रहे हैं, उनको वहाँ से कुछ, उनको ही नहीं, वो जिस उद्देश्य के लिए वहाँ लगे हुए हैं वो भी उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई बिहार राज्य के बारे में नहीं सोच रही। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनके साथ मिलकर या उनके साथ मिलकर सरकार में रहना चाहती है। इसलिए बिहार की उन्नति कोई भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बहुत चिंतित है या कुछ करना चाहती है, ऐसा नहीं है। ऐसे में मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि जो आप चाहते हैं जिस मकसद से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्र में तो राज्य भी है, तो राष्ट्र हित आपके सर्वोपरि है, तो राज्य हित भी सर्वोपरि है। तो अब राज्य के हित के लिए आप सारे लोगों को मैं पूरे दिल से आमंत्रित करता हूँ कि आइए, आप जन स्वराज में आइए, जहाँ आप पोस्टर लगाने और नारे लगाने के लिए नहीं आएंगे, आप नेतृत्व करने के लिए आएंगे। अपने जगह पे आप नेतृत्व करेंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि आप जो निर्णय लेने के स्थिति में हो, कि आपके दिए गए निर्णय को हम लोग उतारें और उसको बिहार में लोगों के हित में काम करके दिखलाएं। तो ये उद्देश्य है हमारा। आप ये मानते हैं कि आप लोगों पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगा है जन स्वराज पे कि बीजेपी की बी टीम है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब या तो ये मेरा मूर्खता है, या जिसे बिहार में कहते हैं ये गलथेथरी है, क्योंकि शांत जी रणनीतिकार होंगे, मुझे भी बहुत दिनों का अनुभव है। मेरे पास में ऐसी गणित नहीं है कि मैं किसी जगह पर जाकर एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करूं जो सिर्फ दूसरे तरफ का वोट ले ले और बीजेपी की वोट को क्षति न करे। ऐसी विद्या मुझे तो नहीं आती। अगर जिन कहने वालों को आती है तो मुझे बताएं। जब मैं 243 जगह पे अपने उम्मीदवार उतारूंगा तो कौन से गणित से उतारूंगा कि वो लोग बीजेपी की वोट को क्षति न करें और दूसरे को क्षति कर दें ताकि बीजेपी को लाभ हो जाए। कोई गणित ही नहीं है। इसलिए ये मूर्खता की बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। ये वो लोग करते हैं जो अंदर से डरे हुए हैं, असहज महसूस कर रहे हैं जन स्वराज के आने से, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने 35 वर्षों में क्या किया है। और बिहार की जनता तैयार है कि इस बार एक नए विकल्प को मौका देगी जिसमें वो भी भागीदार होंगी। सीमांचल के क्षेत्र की बात करें, हम आप वहीं से आते हैं, वहाँ पे किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जा रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? वहाँ के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, क्या काम हो रहा है, क्या कमी है और क्या लगता है आपको किस तरीके से और काम होना चाहिए ताकि वो इलाका जो भी परेशानी है दूर हो सके? देखिए, ये कहना कि संगठन बना देने से आपको जनमत मिल जाएगा, ये गलत है। आप किस चीज़ को संगठित करेंगे? आप संगठित करेंगे जनमत को। तो ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पार्टी के विचारों को,
पार्टी के सोच गांव में छोटे छोटे जगहों पर लोगों को समझाएं। लेकिन ये तब संभव है जब लोगों में अंदर से एक इच्छा हो कि हम इनकी बातों को सुनेंगे, हम इनकी बातों को समझने की प्रयास करेंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपको ये कहने में कि इतनी जल्दी जन स्वराज का हमें कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ अच्छे लोग जन स्वराज से स्वतः नहीं जुड़ रहे हैं, किसी लागत से नहीं जुड़ रहे हैं। उनको भी मालूम है कि अंतोगत्वा 243 ही उम्मीदवार जन स्वराज के होंगे, कोई हम उसे 600 तो नहीं कर सकते। इसलिए जो भी लोग जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं, उनको भी राज्य की उतनी ही चिंता है जितनी हम लोगों को चिंता है। तो वो काम करने के लिए स्वतः रूप से तैयार है। हम लोगों का काम है कि उन लोगों को एक जगह समय समय पर बुलाकर अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के विचारों के बारे में, पार्टी क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, वो उनको बताते रहें ताकि वही बात वो अपने गाँव में, अपने पंचायत में लोगों को बताएं। इस काम में ये काम चल रहा है। एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, कुछ ही समय रह गया है, जन स्वराज इस बार 243 सीटों पे लड़ेगी आपके यहाँ में, क्या किसी गठबंधन में जाने का कोई भी विचार है? अभी कोई विचार नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि गठबंधन ठगबंधन है। गठबंधन किया जाता है लोगों को ठगने के लिए कि कुछ सीटें उनको ताकि सरकार में हम किसी तरह आ जाए और फिर सरकार पे जो मजे मारने होते हैं और बधाई खाना होता है उसके लिए आते हैं। ये कोई विचारधारा की समानता के कारण ये नहीं आती एक साथ, इसलिए हमारा कोई विचार नहीं है। उदाहरण के तौर पे अभी RCP सिंह जी आए हमारे साथ, इतने अनुभवी हैं, इतने अच्छे हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, पार्टी के उसमें नेता और कार्यकर्ता सभी लोग थे। लेकिन सभी लोगों ने ये देखा कि जब उनके विचार और हमारे विचार में इतनी समानता है, वो भी बिहार की बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहते हैं, हम लोग भी वही चाहते हैं। तो उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हम अपने पार्टी का आपके साथ विलय कर लेते हैं। तो आज में कितनी खुशी है ये कहते हुए कि आदरणीय RCP सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके दल में जितने लोग थे वो हमारे दल में समाहित हो चुके हैं और उनका दल, हमारा दल एक है। एक साथ बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, जैसा मैंने कहा, चुनाव तो एक हिस्सा है। बिहार में परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था हो, जिसमें हजारों का और वो अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, जिससे बिहार में आने वाले दिनों में एक नया चित्र दिखे। सवाल ये भी बनता है कि आप लोग ये तो ज़रूर सोच रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, लेकिन अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो अभी 2 युवा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। आज आरा में कार्यक्रम भी था, उन्होंने भी कहा। आप कैसे देखते हैं दोनों युवा को? आपको लगता है ये दोनों कुछ बिहार के लिए कर सकते हैं या फिर सत्ता की मलाई ही खाएंगे? ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा कि सिर्फ सत्ता को मलाई खाएंगे। ये अनुभवी है, युवा है, और बिहार के लिए अगर कुछ कह रहे हैं कि करेंगे तो उनको सिरे से क्यों खारिज किया जाए। लेकिन क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं अतीत में, ये तो जाहिर सी बात है। अब मैं अगर दुनिया में सांसद था 10 वर्ष, तो मैं कोई लोगों के बीच में नया नहीं हूँ। तो मेरी अच्छाइयों और बुराइयों का आकलन करना तो दुनिया के लोगों के लिए उनका दायित्व भी बनता है और उनका अधिकार भी बनता है कि वो इसकी करें। तो चिराग जी ने जो अब तक किया है, तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री रहते जो किया है, उसकी लोग आकलन करेंगे और जितने लोग आए सबका स्वागत है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हवाई बातों से बिहारियों को अब ठग लेना थोड़ा कठिन होगा। 35 साल का लंबा कार्यकाल होता है, 35 साल से वो ठगेगा। अगर हम आज की बात करें, आरा में कार्यक्रम था चिराग पासवान का,
मैं बिहारियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बिहार में पलायन रोकना चाहता हूँ, बिहार में रोजगार लाना चाहता हूँ। कई तरीके की बातें उन्होंने कही। जन सुराज क्या करना चाहता है बिहार में, बिहार के लोगों के लिए, और किस तरीके से आप लोग चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों में भी काफ़ी बड़े बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं। RCP सिंह भी है, आप भी हैं, प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार है। CM का फेस कौन हो सकता है जन सुराज में? कई सवाल एक साथ पूछिए। चिराग जी जो कह रहे हैं, हालांकि लोगों ने कथित रूप से कहा है, स्वागत है उसका। तो वही कह रहे हैं जो जन सुराज कह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आज तक उन्हें किसने रोका ये करने के लिए? आज तक तो जगह पे ही निवासी, वो जगह पे ही रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पिताजी रहे, प्रभावशाली रहे, तो आज तक ये बयान होता रहा। ये रुका है, बिहार की तरक्की क्यों नहीं की? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हम लोगों ने इतना सुना है हर राजनीतिक दल को इसी तरह की बात करते हुए और हर नेता को इसी तरह की बात करते हुए, हम लोगों को उसका आधार चाहिए। आप पलायन रोकना चाहते हैं, आपकी क्या योजना है? आप योजना बताइए कि हम ये करेंगे तो पलायन रुकेगा। मेरे कहने से कि अब मैं आज से मुख्यमंत्री हूँ और आज से जो भी ट्रेन या बस जाया करेगी, यहाँ से कोई बिहारी बाहर नहीं जाए, ऐसे तो नहीं रुकेगा। पलायन रुकेगा कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों के लिए बिहार में। तो उस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए चिराग जी के पास क्या कार्यक्रम है, तेजस्वी जी के पास क्या कार्यक्रम है, वो बताएं। हम तो अभी कार्यक्रम बता रहे हैं, हम तो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि पलायन रुकेगा, हम तो कह रहे हैं पलायन किस तरीके से रुकेगा। नीतीश जी भी आपको याद होगा, आपको बच्ची होगी, लेकिन लोगों को याद होगा कि 2004-05 में जब वो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, तो उनका पहला मुद्दा यही था बिहार से पलायन रोकेंगे। लेकिन आज 25 साल बाद, 20 साल बाद पलायन बढ़ गया, पलायन कम तो नहीं हुआ। तो कहने से नहीं होगा। हम 25 रुपये दे देंगे, हम 5000 रुपये कहाँ से दे देंगे? किसकी जेब से निकाल के किसको पहुँचाएंगे? तो कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे आपने क्या व्यवस्था की है, उसको कहाँ से देंगे, वो भी जनता के समक्ष रखिए ना, कि हम ये टैक्स लगाएंगे, ये टैक्स में छूट देंगे, या ये नई चीज़ करेंगे, उससे जो हमारे पास राजस्व आएगा उसे हम इस तरह से बांटेंगे। अवश्य बांटिए, जनता का धन है, जनता के बीच में जाएगा तो अच्छी चीज़, लेकिन सिर्फ बोल देने से नहीं करना। बताइए कैसे करें। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं उदय सिंह जी, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार जी का समय, उन्हें खुद देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है तो मैं थोड़ा उससे कैसे देखना चाहता हूँ। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, किसी के लिए भी ऐसा सोचना कि मैं कि उन लोगों का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में जो चर्चाएँ चलती हैं उस अनुसार नीतीश कुमार जी को खुद ही सोचना चाहिए कि अब मैं थोड़ा अलग हो रहा हूँ, कुछ और लोग चला रहे हैं, और फिर ईश्वर करेगा अगर वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे, फिर आ जाए मुख्यमंत्री, अगर उनके लिए जगह खाली है तो फिर बन जाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पे अब मेरे समझ से नीतीश कुमार जी का इसको यूज बाय डेट कहते हैं, खत्म हो गया है। उनका स्वर्ण काल 2005 से 2008-9 तक था, 9 के बाद वो भटक से गए थे और 10 के बाद तो बिल्कुल ही भटके चले जा रहे हैं। अब तो वो राजनीतिक नौटंकी खेल रहे हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ, लेकिन बिहार की बहुत दुर्गति हुई है। एक सवाल आखिरी ले लूँ, काफ़ी चर्चा हुई वैनिटी वैन की, हमेशा ही उसके बारे में लोग अभी भी गॉसिप करते हैं, कहते हैं कि आखिरकार वो वैनिटी वैन कहाँ से आई, आपका नाम भी उसमें आया, आप ही की वैनिटी वैन, क्या शेयर करना चाहेंगे कोई छोटा सा? शर्म आनी चाहिए, ये चुटकुले देता है बोलने में, ये बिहार की मानसिकता दर्शाता है। यहाँ पे वो वैन बन गई है ना, उसको एक शौचालय है, या आप एक शौचालय के पीछे पड़ गए, या आप एक पलंग के पीछे पड़ गए, करोड़ों की गाड़ी वैनिटी। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो 1 करोड़ की नहीं, वो 1 लाख करोड़ की है। तो जिसकी वैन है वो तो खुद कह रहा है कि मेरी वैन है, आप उसमें क्या करना चाहते हैं? उस पर ये क्या चर्चा का विषय है? विदेशों से मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि अब तुम बिहारियों को यार शौचालय के अलावा कुछ नहीं सोचता है, क्या जवाब देगा उसका? ऐसे वैनिटी वैन आज आप चले जाए नीतीश जी के यहाँ या तेजस्वी जी के यहाँ या बीजेपी के यहाँ, तो दर्जनों के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन कुछ बोलने को नहीं। मतलब खोखलापन, मानसिक खोखलापन का भी एक सीमा होती है
इतने खोखले हो जाओगे कि तुम किसी के जूते पे, किसी के वैन पर, किसी के सॉच पर, किसी की घड़ी पर, किसी के बुशर्ट पर तुम अपने समय बर्बाद करोगे। पहाड़ जितनी समस्याएं पड़ी हुई हैं बिहार में, आप अगर सत्ता में हैं या आप अगर मुख्य विपक्षी दल है, आपके पास इतना काम है, आपके पास कहाँ से वक्त आ गया ये जानने का और पूछने का कि वो वैन किसकी, उसमें क्या है, उसमें नहीं। बहुत शर्म की बात है। तो देखिए, सीधे तौर पे इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर जनसुराज पूरी तरीके से तैयारी करिए। 243 सीटों पर पहलवान उतरेंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा क्या जनता जनसुराज को मौका देती है। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।